ये है वो लोग हैं जिन्होंने चीन पे कब्जा कर लिया। तो ऐसी स्थिति में मेरे दोस्तों क्या होता है, आप ये देखिएगा, जब ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन शुरू हुआ था तो अगस्त 1947 में ये एरिया धीरे धीरे जो रेड कलर बढ़ रहा है और फाइनली 49 के बाद 50 तक आते आते तो ये लगभग चीन के ऊपर साम्यवादी शासन स्थापित हो चुका था और चांग काई शेक आकर के ताइवान में अपनी नई सरकार स्थापित कर चुके थे। तो कुल मिलाकर के दुनिया में उस समय पे चीन के ऊपर दो सरकारों के दावे थे, जो एक मूल भूमि चीन से यानी मेनलैंड चाइना से चल रही थी और एक सरकार वो जो ताइवान के इलाके से चल रही, जिसको चांग काई शेक चला रहे थे। अब मेरे दोस्तों इस स्थिति के अंदर एक तो पीआरसी बना, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि मेनलैंड चाइना बीजिंग आधारित था, जिसको कि माओ जेडोंग या माओ से तुंग लीड कर रहे थे, और एक आरओसी था, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये ताइवान पे आधारित था। इस समय तक मेरे दोस्तों जिस चीन को दुनिया मानती थी कि भी चीन है, वो आरओसी हुआ करता था। पीआरसी की वैल्यू या पीआरसी को रिकॉग्निशन ना के बराबर था, लेकिन धीरे धीरे मामला सारा शिफ्ट पीआरसी की तरफ हो और आज जो चाइना की सरकार आप देखते हैं, ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार है, ना कि रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार है। बात एकदम स्पष्ट होनी चाहिए मेरे दोस्तों। अब यहां पे क्या हो गया, इंटरनेशनल लेवल पे भी आप देखेंगे तो वन चाइना पॉलिसी को दुनिया ने एक्सेप्ट किया हुआ है। 1971 में संयुक्त राष्ट्र ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी माओ से तुंग वाले चाइना को चीन का प्रतिनिधि मानते हुए आरओसी को बाहर कर दिया। तो कुल मिलाकर के 1971 तक आते आते 49 से शुरू हुई है लड़ाई, ऑफिशियली ठप्पा लग गया कि भैया चीन में जो सरकार है, वास्तविक चीन कौन है, चीन है, वास्तविक चीन है पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, विच इज कम्युनिस्ट चाइना। ठीक है सर। अब हो क्या रहा था कि जो सरकार ताइवान में चल रही थी वो अपने वास्तविक अस्तित्व की फाइट कर रही थी कि भाई हम मूल रूप में एक आजाद राष्ट्र हैं, और यहां पे जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना था वो ये क्लेम कर रहा था कि ये तो हमारा ही हिस्सा है, हम इसको कभी भी ले सकते हैं, दो चाइना पॉलिसी नहीं होगी, वन चाइना पॉलिसी को ही वो प्रमोट करता है। और जो देश टू चाइना पॉलिसी यानी वन चाइना पॉलिसी के अगेंस्ट जाता है, उसके खिलाफ चीनी नीतियां जो है वो लागू दुनिया में होती हैं। अब कुल मिलाकर के दुनिया के सिर्फ 13 छोटे देश ऐसे हैं जो ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानते हैं, और आश्चर्य की बात यह है कि ताइवान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में राजनीतिक डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बनाने के क्रम में अमेरिका भी उसको देश नहीं मानता, भारत भी उसके साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखता है। आश्चर्य की बात है, देखिएगा सर। तो देने वाले जो 12-13 देश है सर कौन है, मार्शल द्वीप है, पलाउ, तुवालू, अफ्रीका के अंदर इस्तानिया, यूरोप के अंदर वेटिकन सिटी, बेलीज, ग्वाटेमाला है, पैराग्वे, बहुत छोटे छोटे ऐसे देश हैं जिनका अस्तित्व भी मतलब एक सुनामी शायद लेके खत्म कर सकते हैं। इनकी पॉपुलेशन भारत के तो एक जिले से भी छोटे, मतलब इतने एस साइज के देश है ये। तो कुल मिलाकर के धीरे धीरे क्या हो गया, ताइवान की जो मान्यता है, रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो मान्यता है वो घटती गई और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की मान्यता दुनिया में बढ़ती गई। तो इसी का कारण क्या है, चाइना की पॉलिसीज, चाइना ने जैसे लोग 1958 में सत्येन बोस ने एक म्यूजिकल कॉमेडी बनाई थी, चलती का नाम गाड़ी। किशोर कुमार की गायकी और सचिन देव बर्मन का म्यूजिक लोगों ने बहुत पसंद किया। एक लड़की भीगी भागी सी, हाल कैसा है जनाब का, और भी गाने थे जो आज तक हिट हैं। लेकिन इन हिट्स के बीच एक गाना ऐसा था जो न सिर्फ हिट हुआ बल्कि आज यानी उन Hello and welcome, this is PJ Reports and I am Prashant. Let me spend just a few minutes talking about the situation in the world right now, because the last couple of days have been dramatic. Now, there is no guarantee that we avoid catastrophe because the world's not well led, and the world is in a very unstable situation because of all the things that we've been discussing. Of course, the climate crisis, all of the upheavals in the world economy, even aside from the interventions of leaders choosing wrong things, just the technological upheavals are astounding, and you know that better than I. So this is something quite dramatic. But another thing that's very dramatic is the geopolitical changes that are underway. They are remarkable. They're very dangerous, but on the whole, not bad actually. What's happening is that a familiar world led so-called by the United States and Europe
is no longer led by the United States and Europe. It was presumptuous to be led by the United States and Europe to begin with. It's actually the end of a very long cycle that dates back to 1492 and onward, because it started with a voyage that was a little bit went awry and changed the world fundamentally. And they say that, how do you know that Christopher Columbus was an economist, by the way? He didn't know where he was going. He didn't know where he was when he got there, and it was all on a government grant. So this is par for the course. But good morning, everybody. Happy Tuesday. Have an amazing show for everybody today. What do we have, Crystal? Indeed, we do. We got a big show today. The one and only Professor Jeffrey Sachs is going to join us to be able to break down that big Ukraine summit from yesterday. So really looking forward to hearing what he thought of everything that has transpired to this date. We also had some other interesting sound come from Trump as a part of that summit, talking about how he's getting rid of mail-in ballots. He also posted Truth Social to the same effect, also sort of floating the idea of, hey, maybe if we're at war, we just don't have an election. So He wants to copy Ukraine. Yeah. Got the idea. lot to take note of there and break down. Also, we were asking the question whether Gavin Newsom is going to meme his way to the presidency. He seems to be making some progress He's in that trying. regard. Very interesting dynamics unfolding there. A little bit of weird horseshoe going on as well. So we'll break that down for you. The ADL chief is just outright lying about Zoran Mamdani. So we've got the receipts on that. And some quite noteworthy developments vis-a-vis Israel. Hamas has accepted a ceasefire deal. I wouldn't get too excited yet because, you know, the Israelis will probably decide they just want to continue the war. But we did want to give you those details as well as some other updates. Before we jump into the show and this interview with Professor Sachs, Sagar had some great breaking news yesterday, very significant. Why don't you break down for folks what you found and were able to get your for hands our on? premium members, I dropped it last night just to get ahead of the news. But basically, you'll remember the story about Tom Alexandrovich, the Israeli government official who was caught up in an FBI child sex sting. Actually got my hands on some of the arrest documents and specifically the interview notes. And what we found inside of the documents is that Alexandrovich immediately identified himself as an Israeli government official. The FBI and HSI agents who interviewed him basically said, we're going to contact the embassy on your behalf. This directly contradicts the Prime Minister's office, who said that they didn't know that he had been arrested. This is Balance of Power, live from Washington, D.C. From Bloomberg's Washington, D.C. studios to our TV and radio audiences worldwide, welcome to Balance of Power. Alongside Tyler Kendall, I'm Michael Shepard. Tonight, the White House ramping up the pressure for a bilateral summit between Russian President Putin and Ukrainian President Zelensky. President जो पुतिन चाह रहे हैं वही तो हो रहा है तो क्या ट्रम्प के हाथों ठगे नहीं जा रहे हैं ज़ेलेंस्की साढ़े 3 साल से चली आ रही रूस यूक्रेन जंग फाइनली थम सकती है ये उम्मीदें कुछ दिखने लगी हैं नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब ज़मीन बहुत ज़्यादा गीली हो ना, बहुत दलदली हो जाए, तो फिर उस पर जो मर्जी बीज आप डालिए कुछ उगता नहीं है, क्योंकि हर चीज़ की बहुतायत हमेशा नुकसानदेह होती है। अब आप ज़मीन को जितना ज़्यादा पानी पिलाओगे, अगर उसकी ज़रूरत से ज़्यादा पानी पिलाओगे तो वहाँ भी कुछ नहीं होगा, जैसे सूखी ज़मीन पे कुछ नहीं होता। उसी तरह बीजेपी की ज़मीन भी अब बहुत दलदली हो चुकी है। 11-12 सालों में इतना झूठ उस ज़मीन में डाला गया है कि अब जो और झूठ का पौधा लगाने की बीजेपी कोशिश करती है, वो जड़ें नहीं पकड़ रही। मैं दरअसल जिक्र झूठ का इसलिए कर रहा हूँ कि राहुल गांधी ने जिस दिन से चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है, जब वो खुलासा किया उन्होंने कर्नाटक की एक सीट, लोकसभा सीट की एक विधानसभा सीट का, महादेवापुरम, उस दिन के बाद चुनाव आयोग पूरी तरह से बैकफुट पे है और बीजेपी पूरी तरह से चुनाव आयोग को बचाने में लगी है। लेकिन
कोई कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही। थोड़ी बहुत जो कमी पेशी थी वो राहुल गांधी ने जिस दिन बिहार से यात्रा शुरू करनी थी, ठीक उसी दिन चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कमी भी पूरी कर दी। अब उसके बाद बहुत सारी चीजें सामने आई, और एक चीज सामने आई, CSDS लोक नीतिक संस्था है जो आपको मालूम है पोस्ट पोल सर्वे करती है, बहुत सारी चीजें करती है, बहुत सर्वेज करते हैं, और हर पार्टी उस सर्वे के आंकड़ों का इस्तेमाल करती है। बीजेपी ने मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा उस संस्था के आंकड़ों का इस्तेमाल किया अपने डिबेट्स वगैरह में। तो उसने एक सर्वे किया कि भाई राहुल गांधी के खुलासे के बाद चुनाव आयोग की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत नीचे गिरी है। ठीक है, ये बात हो गई, ये चीज बीजेपी को चुभी। राहुल गांधी के नैरेटिव का कोई जवाब नहीं मिल पा रहा। राहुल गांधी रोज बिहार में दिन में कम से कम 50 बार चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आपका वोट चोरी नहीं होने देंगे और चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने यह भी कह दिया कि अभी तो आप मुझसे हलफनामा मांग रहे हो, बहुत जल्द पूरा देश आपसे हलफनामा मांगेगा। इतनी खुल के अब चीजें सामने आ गई। ऊपर से उपराष्ट्रपति पद के जो चुनाव होने हैं वहां पर भी एनडीए के कैंडिडेट के मुकाबले इंडिया गठबंधन ने और सॉलिड कैंडिडेट उतारकर एक तरह से इंडिया गठबंधन एनडीए में खलबली मचाने की कोशिश की है। अब इस सब से बचने के लिए